हेलो एवरीवन, दृष्टि आईएएस के प्रीवियस ईयर पेपर पीटी स्पेशल के इस नई पहल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस पहल की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर अशोक के प्रमुख शिलालेख हैं और दाईं ओर उनसे संबंधित राज्य हैं। तो हमारा पहला युग्म है धौली ओडिशा, दूसरा एरगुडी आंध्र प्रदेश, जौगढ़ मध्य प्रदेश और कालसी कर्नाटक। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शन है ए केवल 1 युग्म, बी केवल 2 युग्म, सी केवल 3 युग्म या फिर डी सभी 4 युग्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 युग्म। चलिए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। धौली ओडिशा का एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक ऐतिहासिक शहरी केंद्र है। धौली में पाए गए पुरातात्विक अवशेषों ने इसकी प्राचीनता का पता 3री शताब्दी ईसा पूर्व विशेष रूप से अशोक के समय से लगाया। धौली ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है क्योंकि सम्राट अशोक के प्रसिद्ध शिलालेखों में से एक यहाँ स्थित है, इसलिए युग्म 1 सही सुमेलित है। 2013 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में गूटीपाथिकोंडा रोड पर एरगुडी के पास अशोक रॉक एडिट साइट की सुरक्षा पर जोर दिया, इसलिए युग्म 2 सही सुमेलित है। शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक की महत्वपूर्ण संपदाओं में से एक थे, जिनमें वृहद और छोटे शिलालेख शामिल हैं। जौगढ़ एक प्राचीन किला है जो कलिंग प्रांत की मौर्य गढ़ वाली राजधानी के रूप में कार्य करता था। जौगढ़ ओडिशा के गंजम जिले में बेरहामपुर और पुरुषोत्तमपुर शहरों के निकट स्थित है। जौगढ़ ओडिशा का एक अन्य स्थान है जहां अशोक का वृहद शिलालेख मौजूद है। इसे कलिंग शिलालेख भी कहा जाता है, इसलिए युग्म 3 सुमेलित नहीं है। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया उस दौरान कालसी स्थित शिलालेख में युद्ध के बाद अशोक के मानवीय दृष्टिकोण को लिपिबद्ध किया गया। कालसी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच बफर जोन में स्थित है, इसलिए युग्म 4 सुमेलित नहीं है। तो इस तरह सही उत्तर हो जाता है विकल्प बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, संगम कविताओं में भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है। बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। सी, संगम कविताओं में समर शौर्य का कोई संदर्भ नहीं है। या फिर डी, संगम साहित्य में जादुई ताकतों को असंगत बताया गया है। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कविताओं को ज्ञात था। संगम साहित्य के रूप में जानी जाने वाली कविताओं का संग्रह 6 शताब्दियों में लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में निर्मित किया गया था। ये कृतियां आरंभिक तमिल संस्कृति के साथ साथ दक्षिण भारत और भूमध्य सागरीय पश्चिम एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापार संबंधों पर प्रकाश डालती हैं। आरंभिक भारतीय साहित्य में संगमकालीन लेखन संभवतः अद्वितीय है, जो लगभग पूरी तरह से धार्मिक है। इसकी कविताएं 2 मुख्य विषयों से संबंधित हैं। पहले 5 संग्रह प्रेम यानी अकम पर आधारित हैं और अगले 2 संग्रह वीरता यानी पुरम पर आधारित हैं, जिसमें राजाओं की प्रशंसा और उनके द्वारा किए गए कार्य शामिल हैं। कई कविताएं विशेष रूप से वीरता यानी योद्धा नैतिकता से संबंधित ऊर्जावान और उत्साह प्रदर्शित करती हैं तथा भारत के अन्य प्रारंभिक एवं मध्यकालीन साहित्यों की तुलना में साहित्यिक अतिशयोक्ति से पूरी तरह मुक्त हैं। नायकों संरक्षकों की प्रशंसा वाला बर्दिक साहित्य होने के कारण समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर इसकी चिंता स्वाभाविक थी। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनूप कहा जाता है। संगम साहित्य किसी विशेष सामाजिक या धार्मिक समूह का उत्पाद नहीं है और न ही इसे किसी शासक अभिजात वर्ग द्वारा दरबारी साहित्य के रूप में प्रायोजित किया गया था। लगभग 600 वर्षों की लंबी अवधि में विभिन्न समय बिंदुओं पर रचित और विभिन्न स्तरों के व्यक्तियों, राजकुमारों, सरदारों, किसानों, व्यापारियों, कुम्हारों, लुहारों, बढ़ई और ब्राह्मणों, जैन एवं बौद्धों द्वारा लिखित कविताएं विषम सामाजिक समूहों से संबंधित हैं। अतः वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण ज्ञात था, इसलिए विकल्प बी सही आंसर है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए अकबर। चलिए व्याख्या पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के एक विशिष्ट ऐतिहासिक काल के दौरान मुस्लिम और हिंदू बुद्धिजीवियों ने सह अस्तित्व, संवाद और एक दूसरे की निकटवर्ती उपस्थिति को समझा। उसी समय अनुवाद टीम के प्रयासों के परिणाम स्वरूप संस्कृत लघु योग विसीह को फारसी योग वशिष्ठ के रूप में प्रस्तुत करने से महानगरीय इंडो फारसी दरबारी संस्कृति को महत्वपूर्ण योगदान मिला, जो तत्कालीन सम्राट अकबर के प्रोत्साहन के तहत मुगल दरबार में विकसित हुई थी। ये एक ऐसी संस्कृति थी जिसका उद्देश्य मुसलमानों, हिंदुओं और अन्य धार्मिक समूहों के योगदान को एक साथ संश्लेषित करना था। सबसे पहले इन अनुवादों को सम्राट जहांगीर द्वारा व्यक्तिगत रूप से अधिकृत किया गया, जिसे योग वाशिष्ठ के रूप में जाना जाता है। इसे 1597 ईस्वी में 3 सहयोगी अनुवादकों की टीम द्वारा पूरा किया गया था, जिसमें मुगल दरबार के विद्वान निजामुद्दीन पानीपति और हिंदू पंडित जगन्नाथ मिश्र बनारसी तथा पठान मिश्रा जाजीपुरी शामिल थे, इसलिए विकल्प सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल।
हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया था। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है? ए. मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। बी. वेद शाश्वत, आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतया प्रामाणिक हैं। सी. तर्क संगत युक्तियां सर्वोच्च आनंद के मौलिक माध्यम थे। या फिर डी. ध्यान के माध्यम से मोक्ष पाया जा सकता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए. मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। इसलिए विकल्प ए सही है। अगला सवाल, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? 1. सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। 2. अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। और 3. सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। आपको दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में अरब सागर के तट पर स्थित है। श्री सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है, अतः कथन एक सही है। इसका उल्लेख अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में किया था, जिससे प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने 1024 ईस्वी में अपने 5000 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला कर दिया और उसकी संपत्ति लूट ली, साथ ही मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसलिए कथन 2 सही है। प्राचीन भारतीय शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित शोध से पता चलता है कि पहली बार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा यानी आज के मंदिर की स्थापना वैवस्वत मनवंतर के 10वें त्रेता युग के दौरान श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया गया था। 13 नवंबर 1947 को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने वाले सरदार पटेल के संकल्प के साथ आधुनिक मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। 11 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मौजूदा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की थी, अतः कथन 3 सही नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। 1. बारींद्र कुमार घोष, 2. जोगेश चंद्र चटर्जी और 3. रासबिहारी बोस। आपको बताना है कि इनमें से कौन गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा था या जुड़े थे। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3 या फिर डी केवल 3। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी केवल 3। बारींद्र कुमार घोष या बारिंद्र घोष बंगाली क्रांतिकारी आंदोलन जुगांतर या युगांतर के संस्थापक सदस्य थे। वो गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। जोगेश चंद्र अनुशीलन समिति के सदस्य बने। वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA 1924 में के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो गदर पार्टी से नहीं जुड़े थे। जबकि रासबिहारी बोस ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय क्रांतिकारी नेता थे। वो गदर विद्रोह के प्रमुख आयोजकों में से एक थे, इसलिए विकल्प डी सही है। नेक्स्ट सवाल, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। और 2. नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी न तो 1 न ही 2। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। क्रिप्स मिशन के अनुसार देश का नया संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने गए सदस्य और राजाओं द्वारा मनोनीत सदस्य भी होंगे, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसके अलावा मिशन ने प्रस्तावित किया कि कोई भी प्रांत भारतीय प्रभुत्व में शामिल होने का इच्छुक नहीं है तो एक अलग संघ बना सकता है जिसका एक अलग संविधान हो सकता है, इसलिए कथन 2 सही है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। 1. नेत्तिपकरण, 2. परिशिष्ट पर्वन, 3. अवदान शतक और 4. त्रिषष्टि लक्षण महापुराण। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जैन ग्रंथ हैं। ऑप्शंस है ए 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 4, सी 1, 3 और 4 या फिर डी 2, 3 और 4। तो इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2 और 4। नेत्तिपकरण एक पौराणिक बौद्ध ग्रंथ है जिसे कभी कभी थेरवाद बौद्ध धर्म के पाली कैनन के खुदाका निकाय में शामिल किया गया था। वहीं परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र द्वारा रचित 12वीं शताब्दी का संस्कृत महाकाव्य है
जो प्रारंभिक जैन शिक्षकों के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करता है। अवदान शतक 100 बौद्ध किंवदंतियों का संस्कृत में एक संकलन है जो लगभग एक ही समय से संबंधित है। वहीं त्रिषष्टि लक्षण महापुराण एक प्रमुख जैन ग्रंथ है जिसकी रचना मुख्य रूप से आचार्य जिनसेना ने राष्ट्रकूट के शासन के दौरान की थी, इसलिए विकल्प बी सही आंसर है। अगला सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं। बाईं ओर ऐतिहासिक व्यक्ति हैं और दाईं ओर उनसे जुड़े किस रूप में जाने गए ये विकल्प है। तो पहला युग्म है आर्यदेव जैन विद्वान, दूसरा दिग्नाग बौद्ध विद्वान और तीसरा नाथमुनि वैष्णव विद्वान। आपको बताना है कि इनमें से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। ऑप्शंस हैं ए कोई भी युग्म नहीं, बी केवल एक युग्म, सी केवल 2 युग्म या फिर डी सभी 3 युग्म। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी केवल 2 युग्म। आर्यदेव महायान बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के शिष्य और मध्यमा दार्शनिक थे। दिग्नागा भारतीय बौद्ध विद्वान और भारतीय तर्कशास्त्र के बौद्ध संस्थापकों में से एक थे। श्री रंगनाथ मुनि, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्रीमन नाथ मुनि के नाम से जाना जाता है, एक वैष्णव धर्मशास्त्री थे जिन्होंने नलियार दिव्य प्रबंधम को एकत्र और संकलित किया था। इसलिए केवल युग्म 2 और 3 सही सुमेलित हैं, पहला युग्म गलत सुमेलित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ। कथन 2, अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में एक मंगोल आक्रमण दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर पर घेरा डाल दिया। और कथन 3, मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही हैं। ए 1 और 2, बी केवल 2, सी 1 और 3 या फिर डी केवल 3। तो सही आंसर है ऑप्शन बी केवल 2। 1240 से 66 के बीच मंगोलों ने पहली बार भारत के विलय की नीति अपनाई और इसके साथ ही दिल्ली के साथ आपसी गैर आक्रामकता समझौते का स्वर्णिम चरण समाप्त हो गया। 1241 में तायर बहादुर के अधीन मंगोलों ने लाहौर पर आक्रमण किया और शहर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, इसलिए कथन ये गलत है। 1299 में मंगोलों ने मंगोल शासक दवा खान के पुत्र कुतलुक खान या कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया। मंगोलों द्वारा दिल्ली को तबाह करने का यह पहला प्रयास था। उनके निकट आने की बात सुनकर अलाउद्दीन ने अफरा तफरी में एक सेना तैयार की और सिरी के बाहर इसे तैनात किया। मंगोलों ने दिल्ली से 6 मील उत्तर में स्थित किल्ली नामक स्थान पर प्रवेश किया, अतः कथन 2 सही है। अंतिम महत्वपूर्ण मंगोल आक्रमण सुल्तान मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान तर्माशिरिन के नेतृत्व में हुआ था। गयासुद्दीन तुगलक ने तर्माशिरिन के खिलाफ आक्रमण किया और उसे सिंधु के पार वापस भेज दिया, जो मंगोलों के साथ सीमा बनी रही थी, अतः कथन 3 गलत है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुल्हा दारन कहलाते थे? अरब व्यापारी, कलंदर, फारसी खुशनवीस या फिर सैयद? तो सही जवाब है ऑप्शन डी सैयद। सैयदों ने अपनी पुत्री फातिमा के माध्यम से पैगंबर का वंशज होने का दावा किया। मुस्लिम समाज में उनका विशेष सम्मान था। तैमूर ने भारत पर आक्रमण के दौरान सैयदों के जीवन की रक्षा की, हालांकि उनकी नीति सामान्यवाद की थी। राज्य के राजस्व के दुरुपयोग के आरोपी सैयद को सिकंदर लोदी ने रिहा कर दिया और उसे अपनी बेईमानी से प्राप्त लाभ को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। सैयद एक नुकीली टोपी या कुलह लगाते थे, इसलिए उन्हें कुलह दारन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट सवाल, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डच लोगों ने पूर्वी क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां या गोदाम स्थापित किए। कथन 2, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। और कथन 3, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि के पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 2 और 3। उड़ीसा में गंग राजवंश के बाद एक और गौरवशाली राजवंश आया, जिसे सूर्यवंशी गजपति कहा जाता है। इस वंश के अंतिम शासक कखरुआ देव की 1541 में गोविंद विद्याधर ने हत्या कर दी थी, जिन्होंने भोई वंश की स्थापना की थी, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क के पास 23 युद्धपोत और लगभग 1000 सैनिक थे। 1510 में उसने गोवा पर आक्रमण किया। उस समय गोवा की सत्ता बीजापुर के शासक के हाथ में थी, जो अपने ही राज्य में विद्रोह का दमन करने में लगा हुआ था। मौके का फायदा उठाकर अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया, इसलिए कथन 2 सही है। 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया, लेकिन जल्द ही गतिविधियों का मुख्य केंद्र मद्रास में स्थानांतरित हो गया। फ्रांसिस डे ने 1639 में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि चंद्रगिरी से मद्रास को पट्टे पर लिया था। उन्होंने वहां एक किले बंद कोठी का निर्माण किया, जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया, इसलिए कथन 3 सही है। अगला प्रश्न,
कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? 1. न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था। 2. स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। और 3. यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि एक आदमी जन्म से स्वेच्छा से खुद को बेचकर युद्ध में कैद होकर या न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप गुलाम या दास हो सकता है। यदि एक दासी ने अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया तो वो बंधन से मुक्ति की हकदार होती थी। साथ ही ऐसी गर्भवती दासी को गर्भावस्था की अवधि के दौरान उसकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किए बिना बेचा या गिरवी नहीं रखा जा सकता था। इसलिए कथन 1 और 2 सही हैं। जब किसी दासी द्वारा अपने स्वामी के बच्चे को जन्म दिया जाता है तो बच्चा और उसकी माँ दोनों को एक ही बार में स्वतंत्र माना जाएगा। यदि जीविका के लिए माँ को बंधन में रहना है तो उसके भाई और बहन को मुक्त कर दिया जाएगा। एक बार मुक्त होने के बाद किसी पुरुष या महिला गुलाम के जीवन को बेचने या गिरवी रखने पर 12 पनास के जुर्माने से दंडित किया जाएगा, सिवाय उन लोगों के जो खुद को गुलाम बनाते हैं। इसलिए कथन 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किसे निर्दिष्ट करता था? पहनावा, सिक्के, आभूषण या फिर हथियार? इसका जवाब है ऑप्शन बी सिक्के। मध्यकालीन त्रावणकोर में फणम और चक्राम सिक्के मुद्रा की नियमित इकाई थे और व्यापार के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते थे। फणम और चक्राम को दुनिया के सबसे छोटे सिक्कों के रूप में जाना जाता था। फणम सोने के सिक्के होते थे जिनका भार मात्र 0.3 ग्राम होता था और व्यास 1 सेंटीमीटर से भी कम होता था। 13वीं शताब्दी में केरल त्रावणकोर क्षेत्र में इन सिक्कों का बड़े पैमाने पर प्रचलन था। 18वीं सदी के आसपास इन सिक्कों के प्रचलन में गिरावट आने लगी क्योंकि आकार में बहुत छोटे होने की वजह से इनको गिनने में बहुत समस्या होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित या रिजर्व्ड और अंतरित या ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए थे? 1. न्याय प्रशासन, 2. स्थानीय स्वशासन, 3. भू राजस्व और 4. पुलिस। आपको दिए गए कूट का इस्तेमाल करके सही उत्तर चुनना है। ऑप्शंस हैं ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 3 और 4 या फिर डी 1, 2 और 4। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 1, 3 और 4। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार विषयों को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था। आरक्षित सूची जिसमें कानून और व्यवस्था, वित्त, भूमि राजस्व, सिंचाई आदि जैसे विषय शामिल थे, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि जैसे विषय स्थानांतरित सूची में शामिल थे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, लेकिन कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए कि आपको हमारी ये पहल कैसी लगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।